हेलो स्टूडेंट्स, आपको बीएससी सेकेंड ईयर में एक नया पेपर हम शुरू कर रहे हैं आज, मैकेनिक्स है ना, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले स्टैटिक्स। मैकेनिक्स की दो ब्रांच यहाँ पे रहेंगी आपके पेपर में, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, बलों के अंतर्गत जो संतुलन होता है, इक्विलिब्रियम, उसके बारे में जो है स्टडी करते हैं। और इसके बाद एक नया दूसरा सेक्शन आएगा इसका, डायनामिक्स। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गति विज्ञान, यानी कोई भी बॉडी होगा उसका मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे स्टैटिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स में हम पहला चैप्टर ले रहे हैं स्टेबल और एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल मतलब होता है कोई स्थायी, है ना, और अनस्टेबल मीन्स हो जाएगा अस्थाई। इक्विलिब्रियम मीन्स हो गया संतुलन, है ना, उसकी साम्यावस्था। यानी हम किसी पिंड में ये देखेंगे कि वो पिंड जो है स्थायी रूप से संतुलन में है कि अस्थायी रूप से संतुलन में है, स्टेबल है कि अनस्टेबल। यानी रख दिया तो रखा ही रहेगा कि, और दूसरा होता है रख दिया तो गिरने ही वाला है ना, तो गिरने ही वाला है, गिर सकता है, तो ये अनस्टेबिलिटी है। और अगर मान लिया रखा ही रहेगा तो ये है जो आपका स्टेबल है, तो ये उसकी स्टेबिलिटी चेक की जाएगी। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर अभी हम ले रहे हैं, पहला लेक्चर है। मैं B2 मीन्स बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखिए। तो आप लोग देखिए, ये स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम आपको समझा रहे हैं, है ना, कि इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं कि जैसे ऐसे पहले समझ लीजिए कि कोई बॉडी है, कोई पिंड है ना, तो वो अगर मान लीजिए किसी भी पिंड पे रखा जाता है, जैसे मान लीजिए है, इसके ऊपर कोई चीज़ आप रखते हैं तो वो अगर रखा ही रहता है ना, तो वो जो है संतुलन में कैसे रहेगा। जैसे हम आपको एक करके दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे हाथ में कोई पिंड है और ये समझिए ये कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए ये कर्व्ड सरफेस है, इसके ऊपर हमने रख दिया, तो ऐसे रख दिया हमने, इसको हमने हल्का सा ऐसे हिला दिया और हिला के छोड़ दिया, तो ये इधर उधर जो है रॉक करके, यानी ऑसिलेट करके, है ना, ये ऑसिलेट करके फिर ये वहीं पर रुक जाता है। यदि ये रुक जाता है तो ये स्टेबल कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये रखा हुआ है, हल्का सा इसको हमने छुआ और ये गिर गया, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, अनस्टेबल। यानी अब इससे क्या अर्थ हुआ कि अगर हम यहाँ पे रखे हुए हैं और ये इसको हल्का सा इसको हमने डिस्प्लेस किया, ये ओरिजिनल पोजीशन से इसको हमने डिस्प्लेस किया और फिर ये इधर उधर दोलन करके, ऑसिलेट करके और अपनी ही पोजीशन पे वापस आ जाए, ब्रिंग इट टू ओरिजिनल पोजीशन, अपनी उसी जगह पर आ जाए, तो इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और अगर ये अवे यानी उससे दूर हो जाए, है ना, यानी हम एक बार इसको डिस्प्लेस करें और फिर ये वापस उस जगह पर ना आए, तो इसे हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक क्या होता है कि इस पर हम कितना ही फोर्स लगाएं, लेकिन जितने भी फोर्स आपको लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये इस पर कोई प्रभाव ना डालें, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में बना रहे, रिमेन इट इनटू इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो हम ऐसे इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। जैसे डेफिनेशन है कि लेट ए बॉडी बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, यानी हल्का सा डिस्प्लेस करिए। यानी ये है तो हल्का सा जैसे रखी हुई तो हल्की से ही हिलाइए, ये नहीं कि कस के हिला दिए तो गिरा दिया, ऐसा नहीं, गिराना नहीं है, तो हल्का सा आप छू लीजिए, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दीजिए। तो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी पहले वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ था, आपको इसको छू के देखना है कि ये गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। अगर आपने हल्का सा छू लिया और ये टच कर लिया और ये गिर पड़ा, नहीं गिरा, मान लिया हल्का सा हिला फिर वही रुक गया, तो समझिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर आपने हल्का सा इसको छू लिया, टच किया और ये गिर पड़ा, अपनी पोजीशन पर नहीं आया वापस, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। अगर आपने छू लिया, इस पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, ये इक्विलिब्रियम में ही रह गया, तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। अब इन तीनों को कॉन्सेप्ट में रख के ये डेफिनेशन ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा, लेट ए बॉडी बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, यानी हमने किसी पिंड को हल्का सा डिस्प्लेस किया, है ना, फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अपनी संतुलन अवस्था से इसको हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया। देन द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी, तो वो जो संतुलन अवस्था है उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेबल कहेंगे। कब, इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ब्रिंग इट
टू द ओरिजिनल पोजीशन, यानी उस पिंड पर, उस बॉडी पे जितने फोर्स लग रहे हैं, अगर वो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ले आए, क्या लिखा आपने, ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल कहेंगे। ठीक है। दूसरा देखिए अनस्टेबल, ये क्या कर रहा है, इफ़ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ब्रिंग इट, क्या लिखा है, अवे, यानी उसको अवे यानी उसे दूर कर दे, फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, अपनी जो मूल अवस्था थी वहाँ से क्या कर दे, दूर कर दे, यानी वापस वहाँ पर ना ला पाए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तीसरा हमने लिखा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या लिखा आपने, इफ़ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी रिमेन इट ऑलवेज इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी अगर हम किसी पिंड पर कई बल लगा रहे हैं और वो उसके कारण भी वो हमेशा इक्विलिब्रियम में बना रहे, तो कोई प्रभाव न पड़े, ऐसे को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये हमने आपको जो है डेफिनेशन दे दी, तो आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद तो ये आपके एग्जाम में जो है डेफिनेशन भी लिखने को आता है, वो लिख के देंगे कि डिफाइन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम गिविंग एग्जांपल्स, तो आप एग्जांपल भी हम समझा देते हैं। ठीक है, तो इनको पहले अच्छे से आप जो है समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, जल्दी करिए। फिर देखिए अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में ये कोई एक पिंड ऐसे रखा हुआ है, ठीक। अब इसका इस पे हमने भार रख दिया कोई, ठीक है, भार रख दिया, तो ये क्या होगा, ये नीचे आने का प्रयास करेगा। और अगर यही चीज़ हमने ऊपर से नीचे पकड़ा और नीचे भार हमने ज़्यादा कर दिया, नीचे वेट ज़्यादा कर दिया, इसको हमने हल्का सा ऐसे हिलाया और हिला के इसे छोड़ दिया, तो यहीं आके रुक गया। तो ये जब आके, अब देखिए ये पहले अपनी किस पोजीशन में था, ओरिजिनल पोजीशन में था, इक्विलिब्रियम में है, और हमने क्या किया, इसको ऐसे हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया और फिर छोड़ दिया, तो ये अपनी अवस्था में आके रुक गया, अपनी अवस्था में ही आ गया। तो हम ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका बताइए, जो ये नीचे का बेस है वो क्या है, हैवी रखा जाएगा। अगर बेस हैवी है तो वो अगर हल्का से डिस्प्लेस करेंगे तो वापस वहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेस हैवी है ना, ये कोई बॉडी है तो वो किस इक्विलिब्रियम में रुकेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रुकेगी। ठीक है। अब इसका जरा उल्टा देखिए, अब इसको हम ऐसे पकड़ रहे हैं, अब इसका जो टॉप है, देखिए हमने नीचे इसको पकड़ रखा है, अब यहाँ पे इसमें टॉप ऊपर का हिस्सा जो है हैवी कर दिया जाए, तो अगर ये ऐसे रुका तो है मान लीजिए, लेकिन अगर इसको हम हल्का सा छू लेंगे तो तुरंत ये जो है नीचे गिर जाएगा। जब नीचे गिर जाएगा तब ये अपने से ऊपर को नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिंग इट अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी ये जो है आपका ओरिजिनल पोजीशन ये थी पहले, और हमने हल्का से छू लिया तो ये नीचे गिर गया, तो अब ये वापस नहीं आएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को आप क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो ये 2 एग्जांपल आप जो है दे सकते हैं, बेस हैवी बॉडी ये स्टेबल, और टॉप हैवी बॉडी, ये देखिए क्या है, ये बेस हैवी है, अगर हल्का सा आप इसको छू के छोड़ते हैं तो ये अपनी पोजीशन पर आ जाता है, लेकिन अगर इसको हल्का सा छू लेते हैं तो ये गिर जाता है, फिर अपनी पोजीशन पर ये नहीं आता है। तो ये हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ऊपर से ये हो गया आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दोनों को आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, बेस हैवी और टॉप हैवी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, है ना, यहाँ पर लिख दीजिए। सबसे पहले किसका लिखेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ए बेस हैवी
body is an example of stable equilibrium. ये बन गया, तो क्या हो गया, बेस हैवी बॉडी। ठीक है, अब इसी पर हम ले लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, इसमें क्या होगा, ए टॉप हैवी बॉडी इज एन एग्जाम्पल, है ना। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा फिगर भी बना सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका, मान लीजिए कोई बॉडी है ये, ठीक है, इसको मान लीजिए आप रोटेट कर सकते हैं। तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो हैवी है। ठीक है, ये आपका जो है हैवी बॉडी है, तो ये बेस हैवी है। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, ए टॉप हैवी बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर कोई एक जो है पिंड बना दीजिए और इसका जो टॉप है वो जो है आप हैवी कर दीजिए और इसको यहाँ पर अगर आप रोकेंगे, ठीक है, तो ये क्या है आपका टॉप, तो ये नीचे को आ जाएगा, फिर वापस नहीं जाएगा। और अगर हम इसको मान लीजिए हिलाते हैं तो ये वहीं पर आकर रुक जाता है। तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में रुकेगा और ये क्या है, अनस्टेबल। अगर हल्का इसको छू लेंगे तो नीचे चला जाएगा, फिर ये जो है वापस ऊपर नहीं आएगा। लेकिन इसको हम हल्का हल्का छू लेते हैं तो ये थोड़ा सा हिलेगा, रक करेगा, लेकिन वापस फिर यहीं पर आ जाएगा। तो स्टेबल, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो अगर एग्जांपल देना रहता है तो एग्जांपल दे दीजिएगा, बेस हैवी एंड टॉप हैवी। दो ये समझ लीजिए, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। हम इसको एनर्जी से भी दिखा सकते हैं, एनर्जी टेस्ट। एनर्जी टेस्ट क्या होगा, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लें, है ना, कि जैसे कोई मकान है, कोई बिल्डिंग है, वो बहुत नीची है, मतलब उसकी हाइट जो है कम है, 10 फीट है, 15 फीट की हाइट है ना। वो एक मकान हो गया, एक बिल्डिंग है। और कोई बिल्डिंग हो गई, मान लीजिए कि वो जो है 80 फीट 90 फीट ऊंची हो गई। तो जितनी ज़्यादा ऊंची होती जाएगी बिल्डिंग, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। और जितनी बिल्डिंग छोटी होगी, कम हाइट की होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये चीज़ आप महसूस करिए कि देखिए, ये जो है एक बिल्डिंग है, ये हमने एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है, ये बिल्डिंग की हाइट हमने इतनी रखी मान लीजिए। अच्छा, और एक बिल्डिंग हमने ये बना दी, ये, अब एक बिल्डिंग ये बना दी गई, तो दोनों बिल्डिंग में किसका ज़्यादा गिरने का चांस होगा, इसका गिरने का चांस ज़्यादा होगा, इसका गिरने का चांस कम होगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट कम है और इसकी हाइट ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा ऊंची चलती जाएगी बिल्डिंग, उतना उसका वाइब्रेट होगा, ऑसिलेट होगा, फिर वो गिरने का चांस बढ़ जाएगा। इसमें जो है ऑसिलेशन कम होगा, तो ये जो है गिरने का चांस कम होगा। मान लीजिए अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो भूकंप पे इस बिल्डिंग की स्टेबिलिटी अधिक रहेगी, इस बिल्डिंग की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एनर्जी पे डिपेंड भी करता है। तो हम जब हाइट ऊपर को बढ़ाते हैं, तो आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। शॉर्ट में हम इसको पीई बोलेंगे, पीई। अब ध्यान दीजिए, अगर पीई, इसकी किसी भी पिंड की पीई मिनिमम है, ठीक है, ये हमने ले लिया मिनिमम में और ये ले लिया हमने मैक्सिमम में। पीई का मतलब क्या होता है, पी आप अच्छे से जानते हैं, ये mgh होता है। तो हम यहाँ पर h पे ध्यान दे रहे हैं,
mgh। जितना आपका ये जो है h बढ़ता चला जाएगा, हाइट बढ़ती चली जाएगी, उतना ये जो है नीचे गिरने का प्रयास करेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और जितना हाइट कम होती जाएगी, कम रहेगी, उतना ये स्टेबल रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पीई मिनिमम है, फर्स्ट पीई मिनिमम है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है। और यहीं पर सेकंड, अगर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम है, बात समझिएगा, तो ये स्टेबिलिटी क्या होगी, अनस्टेबल। बात समझ पा रहे कि नहीं। जैसे मान लीजिए अभी ये कोई बॉडी है, ठीक है, अब इसमें हमने कोई पिंड बांध दिया, बात समझो, या मान लीजिए ऐसे हमने रख लिया। अब इसको यहाँ पे हाइट, जैसे कोई पिंड रख दिया, अब जितनी इसकी हाइट है, मान लीजिए यहाँ ग्राउंड लेवल से इतनी हाइट है, जिसको हम रोके हैं, और जैसे जैसे इसको ऊपर को लेते जाएंगे, वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, ये जो है नीचे गिरने का प्रयास बढ़ता जाएगा। इसमें क्या हुआ कि स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करती है। हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो उसका जो स्टेबिलिटी कंडीशन है वो स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। और जैसे जैसे ऊंचे की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो है स्टेबल, जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल होगा। आप ऐसे महसूस करें, आप एक छोटी बिल्डिंग पे खड़े हों जिसकी हाइट 10-15 फीट हो, तो आप नीचे को देखेंगे तो आपको डर कम लगेगा। लेकिन अगर आपको जो है करीब 300 फीट ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा कर दिया है ऊपर चोटी पर, तो आपके अंदर डर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब आपको लगेगा कि अभी हम गिर पड़ेंगे, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, इक्विलिब्रियम का जो होता है वो उसका टाइप अनस्टेबल हो जाता है। और जैसे जैसे आप नीचे को जाएंगे, वैसे वैसे जो है आप स्टेबल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमने एक एनर्जी टेस्ट बता दिया, बस सीधा कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल, मैक्सिमम है तो अनस्टेबल। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें हम जो फर्स्ट लेक्चर दे रहे हैं, तो इसमें अभी हम केवल रूल आपको बता रहे हैं, है ना। फिर प्रॉब्लम जो है अगले लेक्चर में सॉल्व करवाएंगे। तो अभी चूँकि ये ओपनिंग है, तो पहले थोड़ा सा ऐसा ग्राउंड बना रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना, कि कैसे स्टेबल है, अनस्टेबल, उसको समझिए। तो इसमें हम 3 केस आपको बताएंगे, 3 केस हैं, उसमें पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो काम आएगा। जैसे पहला हम ले लेते हैं, पहला कॉन्वेक्स पोजीशन, फर्स्ट कॉन्वेक्स, है ना, पोजीशन, ये कॉन्वेक्स लिख देते हैं, बस हो गया। कॉन्वेक्स मीन्स हो गया उभरा हुआ। जैसे हमने ये ऐसे मोड़ दिया तो ये हो गया कॉन्वेक्स, और ये अगर ऐसे ले लिया, गड्ढा कर दिया, तो नीचे ये क्या हो गया, कॉनकेव। 2 हिस्से हम लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हम ले लेंगे कॉन्वेक्स पोजीशन, ये एक कॉन्वेक्स पोजीशन है। तो ये आपका फिक्स्ड बॉडी है, और एक दूसरी बॉडी इस पे रेस्ट कर रही है। ठीक है, दूसरी बॉडी इस पे हम रेस्ट कराएंगे, ये एक रेस्ट कर रही है, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, यहाँ पे इसका मान लीजिए सेंटर है, इसका सेंटर यहाँ है मान लीजिए, तो इसको आप जो है एक वर्टिकल लाइन से मिला देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये मान लीजिए इसका सेंटर है, इसकी जो रेडियस है वो हमने ले ली कैपिटल R, इसकी जो रेडियस है वो हमने ले ली स्मॉल r, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये है G, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट जो है वो ले ली हमने यहाँ से स्मॉल h। ठीक है, ये स्मॉल h यहाँ पे ली जाएगी, ये हमने लिख दिया h। हाइट ऑफ CG कहलाती है, लेकिन हाइट ऑफ CG यहाँ से नहीं लेनी है, हमने मान लिया ये कोई पॉइंट O है और ये कोई पॉइंट O डैश है, द सेंटर ऑफ फिक्स्ड बॉडी, और ये सेंटर ऑफ इसका हो जाएगा जो रेस्ट बॉडी कर रही, जो बॉडी रेस्ट कर रही है ऑन अनदर बॉडी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि बॉडी यहाँ पर इसके ऊपर जो रुकेगी तो ये स्टेबल रुकेगी कि अनस्टेबल रुकेगी, उसकी टेस्टिंग हम यहाँ लिखते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए
तो ये बिल्कुल फिक्स है, ये तो हिलेगी नहीं। इसके ऊपर ये मान लीजिए कोई हेमीस्फेरिकल बाउल है या कोई गोला है, वो स्फेयर उसको रखा गया है, तो वो रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा। अगर एकदम से रुका है, ठीक है, हल्का सा हिलाने पे, टच करने पे भी रुका है तो स्टेबल है। अगर हल्का सा छू लेने पे वो गिर जाता है तो अनस्टेबल है। अगर हमेशा रुका ही रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल केस हम कोई नहीं लेंगे, यहाँ पे हमेशा 2 केस लेके चलते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। न्यूट्रल आपको लेना नहीं इसमें, ठीक है, न्यूट्रल कोई केस नहीं बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसमें आपको 3 चीज़ें समझनी है। एक समझनी है जिस बॉडी पर रखा गया है, जो फिक्स बॉडी, उसका रेडियस आपको मालूम होना चाहिए। जिस बॉडी को रखा गया है, रेस्ट किया गया है, उसकी रेडियस आपको मालूम होनी चाहिए। और जहाँ पे वो टच करता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उसके जो सीजी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं, उसकी हाइट आपको मालूम होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ें हैं तो हम पता कर सकते हैं कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल। तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला केस, ठीक है, नंबर 1 ये रहेगा 1/h। आप 1/h करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ तो लिख दिया हमने, चित्र ही में देख सकते हैं। 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/r, इक्विलिब्रियम हो जाएगा स्टेबल, ठीक। नंबर 2 कंडीशन है 1/h इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। अगर ये रेशियो बराबर हो जाता है इसके, तब ये हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक है। और नंबर 3 पे हम ले रहे हैं 1/h लेस देन 1/r प्लस 1/r, तब भी ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल रहेगा। तो प्रॉब्लम अभी जो है थोड़ा सा आपको अभी समझने में, अभी ज़्यादा आपको इसको सोचना नहीं है, इन रिजल्ट को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे तो एकदम डिटेल समझाएंगे कि कैसे क्या निकालना है, एच कैसे निकालना है, आर कैसे निकालना है, आर फिर इसमें रख के फिर हम देखेंगे उसको कि कौन कंडीशन वो फॉलो कर रहा है। इनमें से जैसा कंडीशन फॉलो करेगा वैसा हम उसका नेचर लिख देंगे, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, जैसा, है ना। तो ये आपको यहाँ पर फिगर जरा समझना है। और ये पोजीशन कौन सी है, जो ये जो फिक्स बॉडी है, तो फिक्स बॉडी की पोजीशन देखी जाती है। तो इस समय फिक्स बॉडी की पोजीशन क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल, उभरा हुआ। तो ये उभरा हुआ है कि नहीं, तो उभरे हुए पे इसको रखा जाएगा। बाद में इसको हम कॉनकेव पोजीशन में भी लेंगे। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसको कॉपी कर लें। अब देखिए तो ये एक कंडीशन दी गई। अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं कॉनकेव, जिसको हम कहते हैं अवतल, है ना, इसमें गड्ढा जैसे। तो देखिए ये हम केस ले रहे हैं, ये कॉनकेव हो गया। यहाँ पर मान लीजिए कोई बॉडी रखी हुई है कॉनकेव में, है ना। तो इसमें हमको दोनों की रेडियस देखनी होगी। मान लो इसकी रेडियस, यहाँ पे सेंटर इसका, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। इसकी रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है। और यहाँ पे जो रखा गया है, जहाँ पे टच कर रहा है ये पॉइंट पी, और जो बॉडी रखी गई है उसका जो जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसकी हाइट कितनी है, एच है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। 3 चीज़ देखिए, ये आपका कौन सी पोजीशन में है, ये है कॉनकेव, ठीक है। इतना आप समझ रहे हैं, कॉनकेव यानी गड्ढे में, कोई जैसे कोई बाउल है, उसके अंदर कोई गोली या कोई रख दी जाए, उसको है। तो ये मान लीजिए बड़ा कोई बाउल है, उसके अंदर ये हमने पिंड रख दिया, ठीक है। तो जो बाउल है कॉनकेव, उसकी रेडियस आर है, ये हमने मान लिया ओ है, और ये हम मान लिया ओ डैश है, ठीक है। और जहाँ पे टच करता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हाइट ऑफ सी जी, ये है आपको एच दी है। तो यहाँ पे देखिए 3 क्वांटिटी हो गई, एच, आर और आर। यहाँ पर नेचर देखिए, पहला नेचर होगा 1/h ग्रेटर देन 1/r। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ध्यान देना है आपको, ठीक है। कॉनकेव में माइनस होता है और कॉन्वेक्स में प्लस होता है। ये स्टेबल, ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा। फिर देखिए नंबर 2 1/h लेस देन 1/r माइनस 1/r। अगर ये बड़ा है तो स्टेबल, छोटा है तो अनस्टेबल।
ये आपको समझना है। और थर्ड केस ज़रा सा चेंज है इसका कि 1/h इज इक्वल टू 1/r माइनस 1/r है। तो यहाँ पर इसकी दो कंडीशन एराइज होती हैं। एक होता है कैपिटल R ग्रेटर देन 2r, तब जाके होगा स्टेबल। ठीक है, इसकी जो सेकेंड कंडीशन है वो ये है कि कैपिटल R लेस देन 2r, तब ये हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, अब एक खास बात आप और समझ लीजिए कि ये जो आपका LHS है, ये इसमें आपका ग्रेटर पर एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि ग्रेटर पर हमेशा स्टेबल रहता है और लेस पर हमेशा अनस्टेबल। इक्वल पे तो कॉन्वेक्स में इक्वल में यहाँ प्लस था तो अनस्टेबल हो गया था। यहाँ पे दो स्थितियाँ बन जाती हैं। अगर इक्वल आ गया, मान लीजिए आपका ये फ्रैक्शन आ गया, तो आपको फिर R और 2r को चेक करना होगा। अगर कैपिटल R ग्रेटर देन 2r है तब स्टेबल, अगर लेस है तो अनस्टेबल। तो समझ लीजिए ग्रेटर की ओर जितने भी ग्रेटर में आएंगे वो स्टेबल में आ जाएंगे और जो लेस में आ जाएंगे वो अनस्टेबल। एक याद करने का तरीका आपको हमने बता दिया। तो इतनी कंडीशन आपको जो है याद रखनी पड़ेगी कॉनकेव पोजीशन में। तो ये सब अभी आपको इतना परेशान नहीं होना है, बहुत ईजी है चैप्टर। ठीक है, जब हम इसको बताएंगे लगा के तो आपको अच्छा लगेगा, जब क्वेश्चन हम शुरू करेंगे तब। लेकिन अभी आप इसको प्राइमरी स्टेज पे थोड़ा सा माइंड में बना रखिए, है ना। जब उसमें इसको यूज करना शुरू करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो अभी आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए तो दो केस हमने आपको ये बता दिए, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। एक हम और ले रहे हैं, इसमें बॉडी की रेडियस नहीं दी जाएगी बल्कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जाएगा, है ना। तो अब उस अवस्था में हम कैसे इसको निकालते हैं, उसमें देखिए कि दो और चीज़ें दी जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये कोई फिक्स बॉडी है आपकी, ठीक, यहाँ पर कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है, ठीक, और ये इसका एक नॉर्मल हम लेंगे, इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ये एक वर्टिकल लाइन यहाँ से जाएगी ऐसे, ये वर्टिकल लाइन जा रही है, बात समझ पा रहे हैं। तो वर्टिकल लाइन ये कहलाएगी कॉमन नॉर्मल। नॉर्मल, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, कुछ भी है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसका है ρ1, इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर है ρ2, और जो नॉर्मल है कॉमन नॉर्मल वो वर्टिकल लाइन से, ये कौन सी लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से ये कोई एंगल बनाती है अल्फा। ठीक है, इसका जो हाइट ऑफ CG है वो हाइट ऑफ CG, ये जो भी इसका CG का जो हाइट है वो हमने ले लिया है h, यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये, तो हाइट ऑफ CG जो भी यहाँ पे बनेगी वो आपका h जो है बन जाएगा। तो उस अवस्था में हम यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लेते हैं। जैसे 1/h ग्रेटर देन 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 और इनटू हो जाएगा ये सेक अल्फ़ा। तो अगर ऐसा आता है तो हम इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर अगर यही रेशियो लेस देन 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 और इनटू हो जाता है सेक अल्फ़ा, तो ये हो जाता है अनस्टेबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत रेयर केस में एक आध क्वेश्चन बनते हैं, आपको समझा दिया जाएगा कि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है लिया जाता है। पहले जो हमने लिखा कॉन्वेक्स, उसमें सभी रेडियस थे, उसमें समझिए हेमी स्फीयर और स्फीयर का मामला ये सब रहता है। ठीक है, तो वो उसमें रेडियस दिया रहेगा, लेकिन इसमें जो है रेडियस ना देके बल्कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे जरूरी नहीं कि हेमी स्फीयर ही रखा जाए, जैसे मान लो इलिप्सॉइड रख दिया गया, तो इलिप्सॉइड में फिर रेडियस ना होके बल्कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको देखना पड़ता है। ऐसे बहुत सी जो है बॉडीज़ हैं जो हेमी स्फीयर नहीं है या स्फेरिकल नहीं है,
तो उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस अवस्था में ये सब इसमें जो है लिखा जाता है। तो ये सेक अल्फ़ा अलग से आता है। और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा जो होता है वो कॉमन नॉर्मल मेक्स विद द वर्टिकल, यानी अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन कॉमन नॉर्मल एंड वर्टिकल लाइन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। इसको आप जो है कॉपी कर लें। अब उसके बाद फिर तो ये कुछ थोड़े से आपको जानकारी दी गई स्टेबल अनस्टेबल की टेस्टिंग के बारे में। अब थोड़ा सा कुछ रेगुलर बॉडीज़ की सीजी आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो कुछ की हम लिख देते हैं और कुछ जब प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे तो उसमें जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन कुछ का तो आप जो है ज़रूर ध्यान कर लें। जैसे सम इम्पॉर्टेंट सीजी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया हेमीस्फीयर, ठीक है। यहाँ पर ये एक हमने अर्धगोला बना दिया। इसका ये सेंटर है, ये रेडियस है ना। ये रेडियस अपने डायमीटर पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ये ध्यान रखना। वर्टिकल तो ये ओ हो जाएगा। ये इसकी सी जी मान लीजिए, ये सी जी, इसकी जो रेडियस है वो हमने मान लिया ए है, रेडियस ए है। तो यहाँ पर ओ जी इज इक्वल टू होता है इसका 3a/8। अच्छी तरह से इसको आप याद रखेंगे। देखिए हेमीस्फीयर अगर लिखा है तो ये सॉलिड होता है। सॉलिड लिखा नहीं रहेगा, लेकिन आप समझ लीजिए ये सॉलिड होता है, ठोस, है ना। अब होगा हेमीस्फेरिकल सेल या हेमीस्फेरिकल बाउल, वो खोखला होगा। तो खोखले का सीजी अलग होता है। ये ठोस है तो ठोस की सीजी, लेकिन ध्यान रखना ओ जी, ये लाइन आपकी क्या है? द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायमीटर, वहाँ पर होगा। तो ऐसे कटोर रखा जाएगा। तो ये जो वर्टिकल लाइन होगी उसी पर सी जी होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, सी जी की जो डिस्टेंस है ओ से, वो ओ सेंटर से है। आप नीचे से नहीं लेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। अच्छा, ओ से जी। अब इसी समय हम हेमी स्फेरिकल बाउल ये सेल ले लेते हैं। हेमी स्फेरिकल सेल, ठीक है, या बाउल लिखा रहता है, बाउल भी लिख देते हैं। तो उसमें क्या होगा? इसमें ये एक हेमीस्फीयर हमने बना दिया। अब ये खोखला हो गया, ठीक है। और ये हमने ओ से एक रेखा खींच ली और इसकी सी जी यहाँ आ जाएगी। मान लीजिए ये सी जी, इसकी रेडियस क्या है? ए। तो इसका ओ जी जो होगा वो a/2 होगा, आधे पर। दोनों में ध्यान रखना, ये सॉलिड है तो आपका 3a/8, और ये सेल है, खोखला है, तो ये जो है a/2। ये दो आप जो है याद रखें। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा। ये सब अभी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको याद रहना ही चाहिए, तभी लगा पाएंगे। चलिए कॉपी करिए, आगे बताएं। अब बात आती है कोण। ये हो गया कोण, वर्टेक्स हो गया, ये हो गई ओ, इसकी हाइट कितनी है? h है। ये इसकी सी जी है, ठीक है, सी जी। तो ये हो जाएगा, तो ये जो कोण लिखा रहेगा, तो अगर केवल कोण लिखा है राइट सर्कुलर कोण, ये राइट सर्कुलर कोण है ये, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा है और कुछ नहीं लिखा उसके साथ, तो सॉलिड समझा जाएगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये सॉलिड लिखा नहीं रहता है,
हमने लिख तो दिया लेकिन ये लिखा नहीं था। अगर कोण, केवल कोण लिखा है, राइट सर्कुलर कोण लिखा है, तो इसकी जो ओ जी, जो इसकी जो सॉलिड होगा, तो जो ओ जी होगा, ओ से जी तक, ये होता है h/4। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखिए। अब इसी जगह पर अगर हम यहाँ पे कोनिकल सेल लिख देते हैं, ऐसे लिखा रहेगा, या हॉलो कोण लिखा रहेगा, कोनिकल सेल खोखला है ना, तो ये कोण जो बनेगा इसकी सी जी कुछ अलग रहती है। ये हो गया ये ओ, इसकी हो जाएगी ये हाइट। तो यहाँ पर ये ओ जी है, तो ओ जी जो होगा वो हो जाएगा h/3। दोनों में ध्यान रखिए। देखिए ये अगर ठोस होगा तो इसकी सी जी ओ h/4 मतलब कि चौथाई होगी, तो नीचे होगी थोड़ी, और ये जो है h/3 है तो तिहाई होगा, तो थोड़ा सा उससे ये ऊपर को उठ जाएगा, क्योंकि हल्का है तो सी जी ऊपर को राइज करेगी, और जितना सॉलिड होता है उसकी सी जी नीचे को दब जाती है। तो कोण में, सॉलिड कोण में h/4 और होलो कोण में या कोनिकल सेल में h/3। ध्यान रखना, ठीक है, इसको आपको रटना नहीं है, समझ के चलना है। आप खुद ही सोचिए, जो चीज़ सॉलिड होगा वो नीचे को बैठेगी, तो नीचे बैठेगी तो h/4 छोटा है और h/3 उससे बड़ा है, तो इसका मतलब जो हल्का है तो इसकी सी जी थोड़ा ऊपर को उठ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आपको, तो इस तरह से जो है हेमिस्फेयर और स्फेरिकल बाउल, उनका दोनों को बता दिया। कोन यानी सॉलिड कोन, राइट सर्कुलर है ये, और ये क्या आपका कोनिकल सेल या हॉलो कोन है ना, खोखला कोन। दोनों का सी जी जो है आपको याद रखना है। ये सब चीज़ें अच्छे से समझिए। और जैसे मान लीजिए अब आपने ले लिया ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में हम ले रहे हैं, जैसे कोई, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल है तो ये ABC, ठीक है, तो ये इसकी क्या है, मीडियन है, तो मीडियन हो जाएगी AD। इसका जो G होता है तो आप जानते हैं AG या AD, तो AG हम यहाँ लिखते हैं AG इज इक्वल टू 2/3 AD। अगर हम GD ले लेते हैं GD तो जाता है 1/3 AD। ठीक है, ये वास्तव में 1:2 में रहते हैं, 1:2 रेशियो में रहते हैं। तो AG ये पूरी AD का 2/3, और जो GD होता है वो पूरी AD का 1/3। ये ट्राइंगल में आ जाता है। ठीक है, ऐसे समझिए। इसको आप कॉपी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने क्यूबॉइड बना दिया, तो क्यूबॉइड में क्या करेंगे, इसकी सी जी इसके जहाँ पर डायगोनल काटते हैं वहाँ पर निकल आएगी। जैसे ये क्यूबॉइड आपने बनाया है ना, तो इसकी जो सी जी होगी वो इसके सेंटर पे जहाँ पे इसके डायगोनल काटेंगे, तो जैसे मान लो इसकी जो इसकी लेंथ जो है वो A है, मान लीजिए, इसकी जो ब्रेड्थ है वो B है, इसकी जो हाइट है वो C है। तो यहाँ पर जो CG होगी, CG, वो CG इसके बीचों बीच में हो जाएगी मध्य बिंदु पर। तो हम इसकी जो CG है यानी हाइट ऑफ CG लिखेंगे यहाँ पर हमको CG की हाइट चाहिए स्टेबल अनस्टेबल में, तो हाइट ऑफ CG जो होगी वो हो जाएगी, हाइट ऑफ CG इज इक्वल टू हो जाएगा C/2, क्योंकि ये दूरी कितनी है, ये है C, और इसके सेंटर पे इसका हाइट पड़ेगा, इसलिए CG जो होगा वो हाइट की आधी पे आ जाएगी। तो जो क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा क्लियर करेंगे। 3D फिगर है इसलिए ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा स्पष्ट नहीं होगी। ठीक है, तो हमको CG की डिस्टेंस नहीं बल्कि CG की हाइट चाहिए। तो बताइए इसमें A तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, B बेस हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो ऐसे देखिए हमारे हाथ में क्यूबॉइड है, ये हमारे हाथ में क्यूबॉइड है, तो इसकी जो ये लेंथ है इससे हमारा लेना देना नहीं, इसका जो ब्रेड्थ है वो लेना देना नहीं, लेकिन इसका जो हाइट है ये, इसमें CG की हाइट क्या होगी, इसका मिड पॉइंट, यानी कि CG का ये जो हाइट है उसका आधा है ना, यानी हाफ। तो हमने क्या लिख दिया, C/2। ये ध्यान रखना आपको। तो क्वेश्चन लगाते समय हम यहाँ पर आपको बताएंगे
लेकिन अभी जो है इसको ऐसे आप कॉपी कर सकते हैं, ये सब काम आ जाएगा आपके, ठीक है। ऐसे क्यूब के लिए भी वही है ना, क्यूब की सीधी भी ऐसे निकल आएगी। अच्छा वो तो हो जाएगा जब क्वेश्चन शुरू होगा। एक हम और बता दें आपको, जैसे मान लीजिए ये आपका, ये हमारे हाथ में क्यूबॉइड है, तो जो क्यूबॉइड है तो इसका ये हिस्सा क्या है, फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। तो आप जानते हैं, आपने बेसिक फर्स्ट ईयर में कर्वेचर पढ़ा होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फ्लैट एरिया सरफेस का क्या होगा, तो बिल्कुल सीधा है, तो इसमें कर्वेचर क्या है, 0 है। जब कर्वेचर जी भाई कर्वेचर कब होगा, जब इसे मुड़ेगा ना ये, या ऐसे मुड़ेगा तो कर्वेचर आएगा, लेकिन कर्वेचर तो इसका है ही नहीं, बिल्कुल सीधा फ्लैट है, तो कर्वेचर 0 है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 अपॉन कर्वेचर, तो 1 अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फ्लैट सरफेस इज, ये ध्यान रखना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फ्लैट, ठीक है, सरफेस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस अगर मान लीजिए जो है बिल्कुल फ्लैट है, तो आपको इसका जो रेडियस होगा फ्लैट ना, ये फ्लैट है कि नहीं, तो इसका जो रेडियस होगा वो मान लीजिए जैसे स्मॉल r है, तो क्या लेंगे आप, इनफाइनाइट, है ना, ये ध्यान रखना। तो फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट आपको लेना है, ठीक है। इसे आप कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन लगाते समय इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक, नोट कर लीजिए। आप लोग ये ज़रा प्रॉब्लम देखिए, एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो इस लेक्चर में हम आपको एक प्रॉब्लम पहले बता देते हैं, है ना, थोड़ा सा यूज़ समझ में आ जाए, तो आपको लगे कि हमने जो आपको बताया वो थोड़ा सा अच्छा लगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम प्रॉब्लम और बता देंगे, है ना, थोड़ा सा आपको आइडिया अच्छा मिल जाएगा। लेकिन पहले इसको देखिए क्या है ये कह रहे ए यूनिफॉर्म बीम, बात समझिए, ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस 2b रेस्ट सिमेट्रिकली on a perfect rough horizontal cylinder of radius a, so that the equilibrium of the beam will be stable or unstable according as b is less than or greater than a। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप ये देख लीजिए कि ये हमारा जो ये उंगली है, ये सिलेंडर है, ये हमारे हाथ में बीम है, तो बीम में जो थिकनेस वो दे रहे हैं, थिकनेस ये है, ये आप ऐसे समझ लीजिए। तो थिकनेस यहाँ पर ऐसे बीम मान लीजिए है, तो थिकनेस यहाँ पर ये है 2b, इसको थिकनेस बोलेंगे। ये इसकी विड्थ है, ये इसकी क्या है, लेंथ है। तो ये बीम का ये जो है थिकनेस कितनी है, 2b। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके जस्ट हाफ पे आएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट होगी वो यहाँ से कितनी होगी, b होगी, 2b का हाफ b हो जाएगा। अच्छा, अब इसको कैसे रखा गया ये पहले सिस्टम समझिए। जैसे मान लीजिए ये उंगली है, ये हमारी उंगली को आप समझ लीजिए कि ये जो है सिलेंडर है, तो आगे सेक्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद सिमेट्रिकली मतलब इसके बिल्कुल ठीक मिड पॉइंट पे इसको ऐसे रखा गया है। तो कह रहे हैं इसको रख दिया गया है, तो आप बताओ ये ऐसे ये ऑसिलेट करेगा कि नहीं, रॉक करेगा, तो रॉकिंग कंडीशन में आ जाएगा, ये ऐसे हिलेगा। तो कह रहे हैं इसको रख दिया जाए तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, स्टेबल होगी कि अनस्टेबल होगी, यानी ये गिर पड़ेगा कि हल्का सा छूने पर नहीं गिरेगा। तो कहना चाहता है कि जो b है यानी हाइट ऑफ CG जो है इज लेस देन और ग्रेटर देन a। तो अगर लेस देन a है तो स्टेबल होगा, और अगर b की वैल्यू a से ज़्यादा है तो फिर अनस्टेबल होगा। यानी सिलेंडर जो नीचे रखा गया है उसकी रेडियस से अगर b लेस है तो स्टेबल होगा, और अगर b उससे ज़्यादा है तो अनस्टेबल, यानी ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा तो गिर पड़ेगा। तो इसको हम सेक्शन कैसे दिखाते हैं, तो चूँकि 3D फिगर है तो बोर्ड पे तो बन नहीं सकता, उसका समझिए आगे का सेक्शन आपको दिखाया जाता है। तो समझ लीजिए ये बीम है, ठीक है, ये एक जो है रेक्टेंगुलर बीम हो गई, ऐसे समझ लो, ये रख दिया गया, ठीक है। और इसका जो सेंटर है ठीक यहीं पर समझिए सिलेंडर रखा गया है, तो सिलेंडर का आगे का सेक्शन ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। समझिए सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है और उसके ऊपर एक बीम रखी हुई है सिमेट्रिकली, तो ये ऐसे ये रख दी गई है। अब आप बताएं इसकी CG जो होगी बिल्कुल इसके जहाँ विकर्ण काटेंगे, डायगोनल काटेंगे वहीं पर होगा सेंटर पे। तो ये जो इसकी थिकनेस है वो कितनी दी गई है आपको, 2b,
है ना। और सिलेंडर का जो रेडियस है वो आपको दिया गया है a, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इसको आप यहाँ से मिला लीजिए, ये हो जाएगा P और हाइट ऑफ CG हो जाएगी आपकी B, ठीक है। और ये पॉइंट हो जाएगा आपका G हो जाएगा, ये मान लिया हमने कोई पॉइंट O है। तो सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो नीचे जिसके ऊपर रखा जाता है उसकी रेडियस कैपिटल R होती है और जो रखा जाता है उसकी रेडियस स्मॉल r होती है, लेकिन जो रखा गया है वो देखिए बिल्कुल सीधा है कि नहीं, एकदम ये सीधा है, सीधा से फ्लैट है। और जब फ्लैट है तो इसका जो रेडियस है वो क्या होगा, इनफाइनाइट, बताया था अभी। और जो इसकी हाइट ऑफ CG है h, वो कितनी है, b है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनके बारे में लिख देते हैं, ये सोल्यूशन इसका जो है, या प्रूफ, इसका प्रूफ कैसे करेंगे कि हियर द हाइट ऑफ CG, ठीक है, h इज इक्वल टू b, बात समझिए, हाइट ऑफ CG h इज इक्वल टू b, ये HB हो जाएगा। इसको आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ CG, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें PG इज इक्वल टू H और इज इक्वल टू B, तो H इज इक्वल टू B मिल गया। और जो बीम का जो सरफेस है, सरफेस ऑफ बीम, सरफेस ऑफ बीम इज फ्लैट, सो R इज इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। और जो सिलेंडर है उसकी रेडियस यानी कैपिटल R, तो रेडियस ऑफ जिस पे रखा गया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू E। यहाँ पे तीन चीज़ें आपको मिल गई, H इज इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए H, ज़्यादा अच्छा रहेगा, H इज इक्वल टू B मिल गया, ऐसे देखो हमने हाईलाइट कर दिया, R इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया और कैपिटल R इज इक्वल टू A हो गया। अब इन तीनों को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसके अनुसार इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज, आपको भी कंडीशन बताया गया है, तो हो जाएगा 1/h ग्रेटर और लेस देन 1/r प्लस 1/r। यहाँ प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो पोजीशन थी वो आपकी है कॉन्वेक्स पोजीशन, ध्यान दीजिए, देखिए उभरा है कि नहीं, ये कॉन्वेक्स है, ये अवतल नहीं है, ये उत्तल है, ऐसे है, तो ये कॉन्वेक्स पोजीशन में है, तो कंडीशन नहीं लगाई। हमने आपको बताया था कि अगर 1/h ग्रेटर देन दिस थिंग तो स्टेबल, अगर लेस हो गया तो अनस्टेबल, तो हमने दोनों कंबाइन लिख दिया है, स्टेबल होगा तो ग्रेटर, अनस्टेबल होगा तो लेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा सा यहाँ पे लिखते हैं, इतना पहले आप कॉपी कर लें, तब तो जगह हो तो बताएं, कॉपी करिए। तो देखा आपने, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको तीन चीज़ें निकालनी होंगी। सबसे पहले हाइट ऑफ CG, तो इसकी पूरी थिकनेस क्या थी 2b, तो हाइट ऑफ CG हो जाएगी b, h निकल जाएगा। ये हिस्सा क्या है, फ्लैट है, इसलिए r यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हमने यहाँ लिख दिया फ्लैट, तो r इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये आपका क्या है, ये आपका कैपिटल R है, और ये क्या है, ये आपका H है, तो H यहाँ पर क्या है, B है, फ्लैट है, तो इसलिए R इनफाइनाइट होगा, और ये है कैपिटल R जिसके ऊपर रखा गया था, HRB। अब हम ये आपको जो कंडीशन लिखवाए थे भी कॉन्वेक्स पोजीशन में, कि अगर स्टेबल होगा तो 1/h ग्रेटर देन दिस थिंग, और अगर अनस्टेबल है तो लेस देन। अब इसी को जो है हम वहाँ पर यूज करते हैं, इनकी वैल्यू आप रख दीजिए, वो ऑटोमेटिक अभी आ जाएगा। ये ऊपर का क्वेश्चन जो है हटा रहे हैं। देखिए 1/h मीन्स हो जाएगा 1/ आपका b ग्रेटर और लेस 1/इनफाइनाइट प्लस 1/a। ध्यान से देखिए, 1/इनफाइनाइट 1/a सबकी वैल्यू रख दी, तो 1/b ग्रेटर और लेस, ये 0 प्लस 1/a हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं,
फिर ये हो जाएगा 1/b ग्रेटर और लेस देन 1/a। आपने इन इक्वेशन में पढ़ा है कि अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें, यानी दोनों तरफ का व्युत्क्रम ले लें, तो साइन जो होता है इनइक्वलिटी की वो चेंज हो जाएगी। तो ये b अब जो ग्रेटर था वो लेस हो जाएगा और जो लेस था वो ग्रेटर हो जाएगा, a हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या आ गया, स्टेबल होगा तो b a से लेस होगा और अगर अनस्टेबल है तो b a से बड़ा होगा। तो सिद्ध हो गया कि नहीं? देखिए प्रूव हो गया कि आपने क्वेश्चन में लिखा था कि इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज b इज लेस देन और ग्रेटर देन a, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हिस्सा आपका जो है प्रूफ हो गया। तो इसको जो ऐसे ही दिखाना था। और ये इन इक्वेशन में आप अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए हम आपको थोड़ा सा करके दिखा दें, आप बताएं 1/2 है ना, या ऐसे देख लो 1/2 ग्रेटर देन 1/4 होता है कि नहीं? अगर हमने इसको इन्वर्ट कर दिया तो 2 और 4 लिख दिया, इसका उल्टा लिख दिया, तो तुरंत ये साइन देखिए चेंज हो गया। बताओ 2 4 से क्या होता है? छोटा होता है। तो अगर आपको जानकारी नहीं बाई चांस भूल गए हैं तो इसको आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 1/b 1/a था, तो जो ग्रेटर था वो लेस बन गया और जो लेस है वो ग्रेटर हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 1/4 लेस देन 1/2 हमने उल्टा कर दिया तो 4। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब इसको हम दोनों तरफ जब इन्वर्ट कर देंगे बाई इन्वर्ट एंड डू, तो ये जो है आपका ग्रेटर लेस में आ जाएगा और लेस ग्रेटर में। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट गलत कर देते हैं जानकारी ना होने के कारण, तो हमने उनको बाकायदा देखिए प्रमाण दे दिया है कि आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज b इज लेस आर ग्रेटर देन a। ठीक है, यानी कि जो थिकनेस ऑफ जो इसकी हाइट ऑफ सी जी है, हाइट ऑफ सी जी और जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है उसमें ये संबंध है कि अगर हाइट ऑफ सी जी जो है अगर रेडियस से कम है तो स्टेबल होगा और हाइट ऑफ सी जी अगर रेडियस से ज़्यादा है तो अनस्टेबल। ये आपको महसूस करना चाहिए कि अगर ये जैसे मान लीजिए अभी हम ऐसे रखते हैं तो इसकी सी जी की हाइट कितनी है, मान लीजिए इतनी है, आपको दिख रहा होगा इतना है, तो इसको हम सिलेंडर पर रख रहे हैं तो ये स्टेबल रुक जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे रख दें और हाइट ऑफ सी जी देखिए ऊँची हो गई कि नहीं, अब जो इतनी थी वो इतनी हो गई, तो जो हाइट ऑफ सी जी होगी तो अगर इसको रखेंगे तो जल्दी लुढ़क जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते, यानी सी जी की हाइट जितना ज़्यादा होती जाएगी उतना ही वो अनस्टेबल हो जाएगा और सी जी की हाइट जितनी कम होगी उतना स्टेबल होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि जो सी जी की हाइट है वो ए से कम है स्टेबल, और ए से ज़्यादा हो जाएगी काफ़ी ऊपर हो जाएगी तो अनस्टेबल। तो हम आशा करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, इसका आप तैयार करिए और जो हमने इसके पीछे जितनी जो बेसिक चीज़ें बताई हैं पहले उनको अच्छे समझ लीजिए, फिगर समझा दिया है, फिर आगे की प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।